बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 30 दिसंबर 2021 को खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टैटिस्टिक्स लेक्चरशिप का एक टेस्ट जो है वो मैनेज किया था, जो 30 दिसंबर 2021 को 10 AM यानी मॉर्निंग के टाइम था। वो टेस्ट जिन बंदों ने दिया है तो उन सबको अपने क्वेश्चंस तो जब वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये क्वेश्चन पेपर में था। बदकिस्मती से यह हमारे पास पेपर का जो पिक्चर है वो मौजूद नहीं है, लेकिन इस पेपर में 45 क्वेश्चंस थी। जैसे कि पहले जो क्वेश्चंस हुआ करते थे उसमें 100 तक क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन यह जो आज ये पेपर जो है यानी 2021 को जो पेपर हो गई है KPPSC का, वो सारे 45 MCQs पर मुश्तमिल है। तो इसी तरह स्टैटिस्टिक का जो पेपर था, ये टेस्ट का पेपर जो था, ये भी 45 MCQs पर मुश्तमिल था। 45 MCQs ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैंने 3 दिन लगाए इन MCQs को ढूंढने में। मैं आज ही इन MCQs को कंप्लीट कर चुका हूँ। जितने भी MCQs थी इस पेपर में यानी 1 से लेकर 45 तक, वो सारे MCQs मैं ढूंढ कर लाया हूँ और उनको सही तरीके से सॉल्व करके आप लोगों के साथ पेश करना चाहता हूँ आज। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास ये है, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स टू बी अकर इज। अगर आप एक कॉइन को 50 टाइम्स टॉस कर लेते हैं तो आपके पास फिर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स क्या आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड जो है वो 25 आना चाहिए और इसी तरह एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल भी 25 आना चाहिए, क्योंकि कॉइन में 2 ही चीज़ें होते हैं, एक टेल और एक हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो 25 टाइम इसकी एक्सपेक्टेशन है की नंबर है। ठीक है, तो 25 इन ऑप्शंस में नहीं है। ए में 50 है, बी में 30 है और सी में 15 है और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो ये डी करेक्ट हो गया। ये MCQ जो था ये किसी और पेपर में भी मैंने नोट कर लिया है कि उसमें कहा था कि अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स टू बी अकर इज। तो उसमें 100 टाइम्स जो है कॉइन को टॉस करना था और यह ऑप्शन में वहाँ 50 दिया गया था, तो उसका आंसर जो था वो सी ऑप्शन था 50। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि आप कहेंगे कि हमारे MC जो पेपर था उसमें तो ये 100 टाइम्स था और यह 50 टाइम्स है। तो ये जो पेपर थे शायद 2-3 किस्म की बनाई गई थी, MCQs को थोड़ा बहुत रद्द-बदल कर दिया गया था ताकि जो सेंटर थे अलग अलग, उन सेंटर में थोड़ा बहुत डिफरेंस MCQs में हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच पैरामीट्रिक टेस्ट रिजेम्बलेस द नॉन पैरामीट्रिक स्पीयरमैन रैंक टेस्ट। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास जो 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, आप जानते हैं कि एक पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस होते हैं। जब हम उन एजम्पशंस को इग्नोर करते हैं तो फिर हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो यूज होते हैं। तो हर एक पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए उसके मुकाबले में एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी होता है। तो यह भी कहते हैं कि हमारे पास एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट स्पीयरमैन रैंक टेस्ट जो है उसके लिए हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा होना चाहिए। तो पैरामीट्रिक टेस्ट जो हमारे पास उसके लिए है वो है ऑप्शन ए वाला, द टी टेस्ट ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं तो टी टेस्ट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं, लेकिन अगर इसके बदले हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं तो फिर हमने स्पीयरमैन रैंक टेस्ट को यूज करना है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू हैव मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स and a dichotomous dependent variable, the most appropriate multivariate test is। अच्छा, कहते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हो, ठीक है,
और एक डाइकोटोमस डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो फिर हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट मल्टीवेरिएट टेस्ट कौन सा होना चाहिए? तो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट मल्टीवेरिएट टेस्ट जो है वो होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द गुडनेस ऑफ फिट हाइपोथेसिस टेस्ट इज टाइपिकली कहते हैं कि हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है हाइपोथेसिस टेस्ट का, ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए में है टू टेल टेस्ट, ऑप्शन बी में है वेजिंग टेल टेस्ट, ऑप्शन सी में है लेफ्ट टेल और ऑप्शन डी में है राइट टेल टेस्ट। तो ये हमारे पास टू टेल टेस्ट है, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन विच पी चार्ट्स आर बेस्ड इज कॉल्ड व्हाट? वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए हमारे पास पी चार्ट्स जो है वो बेस्ट होते हैं, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ऑप्शन ए में है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बी में है पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन, सी में है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और डी में है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। शायद किसी ने इस पेपर को गलत तरीके से भी सॉल्व किया है, किसी ने पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो यह आप देख सकते हैं। द पी चार्ट इज अ क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, ठीक है, यूज टू मॉनिटर द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स इन डिफरेंट सैंपल्स ऑफ साइज n. It is based on the binomial distribution where each unit has only two possibilities, that is defective or not defective. तो ये हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कहते हैं कि द जोरन ट्रिलॉजी फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिवार्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड शिपमेंट, ऑप्शन सी में है प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट और ऑप्शन डी में है प्रोडक्शन, पर्सपेक्टिव एंड पेमेंट। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फिशर आइडियल फार्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। ऑप्शन ए में है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन बी में है सर्कुलर टेस्ट, ऑप्शन सी में है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और ऑप्शन डी में है यूनिट टेस्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, फिशर आइडियल फार्मूला जस्ट सर्कुलर टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी जितने भी टेस्ट है वो सारे इसको सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, in path analysis dash variables start a causal sequence। अच्छा, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, एक्सोजेनस। इन पाथ एनालिसिस एक्सोजेनस वेरिएबल्स स्टार्ट अ causal sequence। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इकोनोमेट्रिक्स की बुक में, वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यह हम सारे की सारी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्रूस्कल वालिस इज अ जनरलाइजेशन या एक्सटेंशन। बाज पेपर्स में ये एक्सटेंशन का लफ्ज दिया गया है और बाद में जनरलाइजेशन का लफ्ज दिया गया है। तो कहते हैं कि क्रूस्कल वालिस इज अ जनरलाइजेशन ऑफ फिशर टेस्ट। ऑप्शन ए में है, बी में है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, ऑप्शन सी में है मैन विटनी यू टेस्ट और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मैन विटनी यू टेस्ट। जब क्रूस्कल वालिस टेस्ट में हमारे पास n = 2 हो तो फिर क्रूस्कल वालिस टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जब ये n जो ग्रेटर हो जाता है 2 से तो फिर हम क्रूस्कल वालिस टेस्ट यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इसलिए एक जनरलाइजेशन है मैन विटनी यू टेस्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एन अफेक्टर एनालिसिस dash assumes that your measures are correlated। अच्छा, फैक्टर एनालिसिस में कहते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि योर मेजर्स आर कोरिलेटेड, कि आपके मेजर जो है वो कोरिलेटेड है।
तो पैरेलल रोटेशन में, ऑर्थोगोनल रोटेशन में, ओब्लिक रोटेशन में या ऑल ऑफ दीज में। तो ओब्लिक रोटेशन में जो है हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि आपका मजर जो है वो कोरिलेटेड है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज दैट ऑफ। नंबर ए में है एक्सपेरिमेंटल एरर इज हाई, नंबर बी में है रोबस्टनेस इज कंप्रोमाइज्ड, नंबर सी में है इफेक्ट्स आर कंफाउंडेड, और नंबर डी में है एनालिसिस इज मोर डिफिकल्ट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, इफेक्ट्स आर कंफाउंडेड। प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का ये है कि यह हमारे पास इफेक्ट जो है वो कंफाउंडेड होते हैं, ठीक है, और उसी की वजह से हमारे पास एनालिसिस ऑफ जो है वो मोर डिफिकल्ट भी बन जाता है। तो असल डिसएडवांटेज ये है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 12, the distribution of the test statistic in single factor ANOVA is the number 1 binomial distribution, number B normal distribution, number C t distribution, number D f distribution। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल फैक्टर ANOVA में f डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, ये तो आप सब जानते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, critical value for Anderson-Darling test statistic is calculated by। ऑप्शन ए में है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी में है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी में है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रूफ चाहते हैं तो यह आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, अच्छा डियर्स, तो यह आप देख ले, हमारे पास एंडरसन डार्लिंग टेस्ट जो है यह यूज हुआ है, जिसके लिए हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू जो है वो ये है 0.631, 0.752 एंड 1.035, और ये नॉर्मल एंड लॉग नॉर्मल के थ्रू जो है वो फाइंड हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास एंडरसन डार्लिंग टेस्ट के लिए जो क्रिटिकल वैल्यू है वो नॉर्मल या लॉग नॉर्मल के थ्रू जो है वो फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कैलकुलेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, for a chi-square distribution, a 4 by 5 contingency table will have how many degrees of freedom। तो इसके लिए हमारे पास 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन सकते हैं। कैसे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास वी नो दैट फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन r-1 इंटू c-1 यानी रो -1 इंटू कॉलम -1। तो रो या हमारे पास 4 है और कॉलम जो है वो 5 है, तो 4 -1 इंटू 5 -1 आते हैं 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 इज 12। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, वी समटाइम्स कंबाइन 2 कैटेगरीज इन अ chi-square टेस्ट एफ। अच्छा, हम chi-square टेस्ट में 2 कैटेगरीज तब कंबाइन करते हैं जब हमारे पास क्या हो। ऑप्शन ए में है द सैंपल साइज इज लेस देन 30, बी में है देयर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आर बिलो 5, सी में है देयर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर बिलो 5, एंड डी में है द पी वैल्यू इज लेस देन 5 अल्फा। सॉरी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, देयर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जब बिलो 5 हो तो फिर हम chi-square टेस्ट में जो है 2 का कैटेगरी जो है वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लेप्टोकार्टिक। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब 3 के बराबर हो तो उसको हम मेसोकार्टिक कहते हैं, जो सिमेट्रिकल हो तकरीबन, ठीक है, या नॉर्मल की तरह हो। जब 3 से लेस हो तो उसको हम प्लेटिकार्टिक कहते हैं, जो मतलब नॉर्मल से थोड़ा छोटा हो, प्लेट की तरह हो तकरीबन। ठीक है, और जब ज़्यादा लंबा हो तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, लेप्टोकार्टिक। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस हैज एन अपवर्ड बाइस। ठीक है, बाज पेपर में ये क्वेश्चन इसी तरह भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस हैज एन अपवर्ड बाइस, और बाज क्वेश्चन में ऐसा भी था कि लेस पेयर इज अ डैश बाइस। ठीक है, तो अपवर्ड बाइस जो है ये हमारे पास किस में था, लेस पेयर में, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ ये करेक्ट है। या इसी तरह अगर ये क्वेश्चन हो कि लेस पेयर इज अ अपवर्ड बाइस, तो यहाँ भी ऑप्शन ए है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ आंसर्स की बात करते हैं कि इसका आंसर जो है वो लेस पेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पास्ची गेव एन ए और एनो अपवर्ड बाइस, डाउनवर्ड बाइस, नो बाइस या नॉन ऑफ दिस। जैसे कि वो अपवर्ड बाइस देता है तो इस तरफ पास्ची उसके बरअक्स है, तो ये हमारे पास डाउनवर्ड बाइस देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये
करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय पास्ची इंडेक्स, लेस्पेयर इंडेक्स, फिशर्स आइडियल इंडेक्स एंड वाल्श प्राइस इंडेक्स। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है ये फिशर आइडियल इंडेक्स के थ्रू जो है ये सेटिस्फाइड होता है, बाकी के थ्रू नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, when the base year is used as weights, the weighted average of relative price index is the same as, अच्छा, जब हम बेस ईयर को एज ए वेट यूज करते हैं तो फिर हमारे पास ये किसके इंडेक्स के बराबर होता है? द पास्ची इंडेक्स, द लेस्पेयर इंडेक्स, ऑप्शन सी में है द अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज लेस्पेयर इंडेक्स। यानी लेस्पेयर इंडेक्स जो है वो बेस ईयर की जो है बेस ईयर जो है वो एज ए वेट यूज करते हैं लेस्पेयर। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है और इसी वजह से ये हमारे पास डाउनवर्ड भी है। ठीक है। क्वेश्चन अपवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21, करंट ईयर वेट इज यूज्ड बाय लेस्पेयर इंडेक्स, पास्ची इंडेक्स, फिशर इंडेक्स और नन ऑफ दीज। तो करंट ईयर जैसा कि हमने कहा कि बेस ईयर जो है वो लेस्पेयर के थ्रू यूज होता है, तो इस तरह करंट ईयर जो है वो पास्ची के थ्रू यूज होता है। तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इन मल्टीवेरिएट एनालिसिस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फॉलोज अप। अच्छा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस में एक्स जो है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है? ऑप्शन ए में है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी में है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी में है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। एक्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन is greater than variance, mean is less than variance, mean is equal to variance or any of these। तो बाज पेपर में ये क्वेश्चन इसी तरह लिखा हुआ था, बाज पेपर में जो है था यह हमारे पास मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस और मीन इज लेस देन वेरिएंस और मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, यह इस तरह की ऑप्शन दी गई थी। लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं है हमारे पास जो हम जो करते हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन वेरिएंस से ग्रेटर है या मीन वेरिएंस की बराबर है, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है। तो मीन जो है हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लेस होता है वेरिएंस से, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ coefficient of determination is 0.49 then correlation coefficient is 0.49, 0.24, 0.15 and 0.70। हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो आर के बराबर होता है। जब आप आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे आर बन जाता है। तो इस तरह अगर 0.49 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इसका से 0.70 आता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर 0.49 है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0.7 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, if probability of A is equal to 0.45 and probability of B is equal to 0.6 and A and B are independent then probability of A intersection B is अच्छा, तो probability of A intersection B तो सिंपल है, probability of B को probability of A से मल्टीप्लाई कर रहे तो इससे आएगा 0.27, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा डियर्स, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? इन हाउ मेनी वेज a team of 6 players be chosen from 11 players। 11 प्लेयर से हम 6 प्लेयर्स चूज करते हैं तो हम कम्बिनेशन के थ्रू कर सकते हैं और कम्बिनेशन के थ्रू अगर आप इसको कर ले तो इससे 462 आंसर आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ x follows binomial distribution with parameter p and n then x by n has the variance। तो x by n का वेरिएंस जो है हमारे पास p q by n आता है। तो ये किस तरह आता है? आप सब जानते हैं कि हमारे पास
वो कांस्टेंट का वैल्यू अगर इससे जुदा कर ले तो इससे आता है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास एन पी क्यू आता है, ठीक है। और कांस्टेंट से हमारे पास आएगा 1/n², 1/n² आता है, लेकिन 1² से कुछ नहीं बन जाता, ठीक है। तो यह हमारे पास 1/n² आएगा। और n2 इसके बाद हमारे पास आएगा एन पी क्यू, ठीक है। एन पी क्यू के साथ हमारे पास n जो है n² के साथ काट दिया जाएगा, ठीक है, और पी क्यू रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा पी क्यू डिवाइड बाई n। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, कमोडिटीज सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल प्राइस वेरिएशंस कुड बी बेस्ट मेजर्ड बाय। ऑप्शन ए में है प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी में है क्वांटिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी में है वैल्यू इंडेक्स और ऑप्शन डी में है सीपीआई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, क्वांटिटी इंडेक्स। तो इसको हम अगर क्वांटिटी इंडेक्स के थ्रू फाइंड कर ले तो ये बेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द एम्पिरिकल रूल जनरली कैन बी अप्लाइड टू। एम्पिरिकल रूल जो है वो ज़्यादातर हम बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ यू हैव multiple predictor variables and a dichotomous dependent variable, the most appropriate multivariate test is a stepwise regression, canonical correlation, factor analysis and discriminant analysis। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, a type 1 error is also known as false positive। ये तो सिंपल सा है, हर एक इसको जानता है कि ये फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कोडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग और कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेशन करने के लिए कोडिंग मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम मीडियन कैरी करते हैं, क्योंकि हम मीडियन कैरी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखते हैं, लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखना ये कोडिंग नहीं है, बल्कि ये तो एक मैनेजमेंट है डेटा का, ठीक है, एक तरतीब देना है डेटा को। लेकिन कोडिंग मेथड जो है वो हम अरिथमेटिक मीन में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज। तो ये तो आप सब जानते होंगे कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, द टर्म होमोसिडास्टिसिटी रेफर्स टू व्हाट। ऑप्शन ए में है इक्वल वेरिएंस फॉर एक्स एंड वाई, ऑप्शन बी में है अनॉर्मल बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, ऑप्शन सी में है इक्वल वेरिएंसेस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये ठीक है, इक्वल वेरिएंसेस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, the probability that a continuous random variable assumes a single value is a। अच्छा, सिंगल वैल्यू अगर आप एक कंटिन्यूस वेरिएबल अज्यूम करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्जैक्टली 0 है। क्यों? एक्सप्लेनेशन को देखिए, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। लेट सपोज हमारे पास 0 से 1 तक या 1 से 2 तक जो जितने भी वैल्यूज है वो तो करोड़ों में भी हो सकते हैं, अरबों में भी हो सकते हैं, खरबों में भी हो सकते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल इक्वल टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, लेट सपोज इट इज ए, इज ऑलवेज 0। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक हमारे पास बेशुमार वैल्यूज है, ठीक है, जिसको हम शुमार भी नहीं कर सकते हम अगर सारी वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पॉपुलेशन मीन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8, द वैल्यू ऑफ जी फॉर एक्स इज इक्वल टू 52 इज। तो हम जानते हैं कि जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, जब हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 52 माइनस 40 बाई 8 इज इक्वल टू 12 बाई 8 विच इज इक्वल टू 1.5। हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट सिचुएशन कौन सा है? ए में है y इक्वल टू 500 प्लस 0.01x एंड बी में r इक्वल टू 0.75, बी में है -1200 प्लस 0.9x एंड r इक्वल टू -0.86। इस तरह सी और डी भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों? एक्सप्लेनेशन को देखिए। वी नो दैट इफ बी एक्स वाई आर बी वाई एक्स इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर शुड बी पॉजिटिव, तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, यानी इनकी वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज सेम साइंस ऑफ बीटा एक्स वाई आर बीटा वाई एक्स एंड आर। अगर इनकी वैल्यूज निगेटिव है तो फिर हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो भी निगेटिव होना चाहिए। यह हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो निगेटिव है -3, ये अल्फा की वैल्यू को छोड़ ले, ये हमारे पास 500 -200 10 और -8, इस ये जो है ये अल्फा की वैल्यूज है, इसको छोड़ ले। ठीक है, ये बीटा की वैल्यूज है तो इसको कंपेयर कर ले। अब बीटा की वैल्यू यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आर की वैल्यू माइनस है, ये करेक्ट है। यहाँ बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी करेक्ट है। यहाँ बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ हमारे पास बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और आर की वैल्यू जो है वो निगेटिव है यहाँ, तो इसलिए ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। Whenever predictions are made from the estimated regression line, the relationship between x and y is assumed to be, ए में है डायरेक्ट, बी में है इनवर्स, सी में है लीनियर और डी में है परफेक्ट। एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देख लीजिए। ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। वो कैसे? फॉर परफेक्ट रिलेशनशिप वी नो दैट आर इज इक्वल टू +-1। अगर हमारे पास ये परफेक्ट होता तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो प्लस या -1 होना चाहिए था, लेकिन यह आर की वैल्यू की कोई बात नहीं है। ठीक है, आल्सो फॉर डायरेक्ट एंड वी हैव बी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो उसके लिए हमारे पास बी यानी बीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और इनवर्स के लिए हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। बट हियर इज नो एनी डिस्कशन अबाउट द वैल्यूज ऑफ बीटा या आर बी एंड आर। यह हमारे पास आर और बीटा की वैल्यूज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ यहाँ हमारे पास जो कहते हैं कि एक्स और वाई का रिलेशनशिप जो है वो कौन सा होना चाहिए, तो वो जाहिर ही बात है कि वो लीनियर ही होगा। परफेक्ट भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है और डायरेक्ट भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। टू मेजर चेंज इन टोटल मॉनेटरी वर्थ वन शुड कैलकुलेट व्हाट? प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स एंड डी नंबर है CPI। तो 39 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, वैल्यू इंडेक्स। इसके लिए हमने वैल्यू इंडेक्स को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। इन पाई चार्ट कैलकुलेट द एंगल ऑफ ईच सेक्टर बाय द फार्मूला। अच्छा, तो ये हम इस फार्मूला के थ्रू फाइंड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई चार्ट में हमारे पास 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट का अगर हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट का जो मकदार हो वो डिवाइड बाय टोटल और मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास ऑप्शन ए में है वेरिएंस, ऑप्शन बी में है क्वार्टाइल डिवीजन, ऑप्शन सी में है मोड और ऑप्शन डी में है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हमारे पास करेक्ट है, ये हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ रिलेटिव मेजर के कुछ फीचर्स भी शेयर कर दिए हैं और इसी तरह एब्सोल्यूट मेजर के भी शेयर कर दिए हैं। रिलेटिव मेजर कौन से होते हैं? फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ डेटा होते हैं, प्योर क्वांटिटी होती है ये। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट फिगर होते हैं ये, स्पेशली मेड फॉर कंपैरिजन, ये जो होते हैं रिलेटिव मेजर ये स्पेशली मेड फॉर कंपैरिजन होते हैं। पोजेस अ स्पेसिफिक रेंज, मतलब 0 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर +1 तक, इसी तरह। ठीक है, इट्स आंसर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसलिए है क्योंकि -1 से लेकर +1 तक या 0 से लेकर 1 तक ये एक क्लोज इंटरवल है। ठीक है, और अहम बात सबसे ये है कि यह हमारे पास कोफिशिएंट का लफ्ज जो है ये यूज होगा। ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, यूनिट्स ऑफ डेटा आर इन्वॉल्व, इट्स मैग्नीट्यूड हैज नो लिमिट, नॉट मीनिंगफुल, नॉट कंपेरेबल, स्टिल नीड मेकअप टू बी रेडी फॉर कंपेरिजन। ठीक है, तो ये हमारे पास फीचर्स होते हैं। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के टाइप जो है स्टैंडर्ड डिवीएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, μ3, μ4 एटसेट्रा, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, जिस भी चीज़ में हमारे पास कोफिशिएंट का नाम आता हो वो हमारे पास हमारे पास रिलेटिव मेजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42।
एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट केयरिंग फॉर ऑर्डर इज कॉल्ड। जब हम ऑर्डर का ख्याल नहीं कर रखते तो फिर हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए में कम्बिनेशन है, बी में परमुटेशन है, सी में फैक्टोरियल है और डी में नॉन ऑफ दीज है। तो विदाउट ऑर्डर यानी जब हम ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते तो फिर हम कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं? कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? टू सीट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सीट्स एफ। अच्छा, ओवरलैपिंग सीट्स वो सीट्स होते हैं। ऑप्शन ए में यह है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पाई, ऑप्शन बी में है एंड यूनियन बी इज इक्वल टू पाई, ऑप्शन सी में है ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पाई और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि ओवरलैपिंग सीट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक न एक जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन होता है। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि ओवरलैपिंग सीट्स में एक सीट दूसरी सीट का सबसेट भी नहीं होगा। ठीक है, एक सीट दूसरी सीट का सबसेट भी नहीं होगा और एक न एक एलिमेंट इन दोनों में कॉमन ही ज़रूर होगा। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट इसमें कॉमन हो तो ये हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। ठीक है, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि यह हमारे पास एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो इंटरसेक्शन का सीट है वो पाई नहीं आ सकता। यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक क्लास 7 का जो मैथ्स है वो देख ले, पेज नंबर 2-3 पर इसका कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इन सिंगल फैक्टर अनोवा द टेस्ट स्टेटिस्टिक विल बी। अच्छा, सिंगल फैक्टर अनोवा में हम एफ टेस्ट को यूज करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रा स्कोर कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट। ए में है जी स्कोर, बी में है टी स्कोर, ई में है ई स्कोर और डी में है एस डी यू स्कोर। तो यह हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, जी स्कोर। जी स्कोर जो है ये हम इस स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका भी दिया है, आप इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या है? जी स्कोर और रा स्कोर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स। ये वो रा स्कोर है जो स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। रिलेटिव टू द मीन स्कोर, ये मीन स्कोर से रिलेटिव है। पॉजिटिव जी स्कोर इंडिकेट्स अ रा स्कोर दैट इज अबाउ द मीन। पॉजिटिव अगर आ जाए तो ये इसका ये मतलब है कि ये मीन से अबाव है। वाइल नेगेटिव इज फॉर बिलो द मीन, और जब नेगेटिव वैल्यू आती है जी की तो कहते हैं हम कि ये मीन से जो है ये बिलो है। एंड जी इज इक्वल टू 0 इज फॉर मीन, और जब जी की वैल्यू 0 आती है तो ये हमारे पास मीन के बराबर होती है। डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा भी होगा और अपने मार्क्स के बारे में कुछ न कुछ इल्म भी हासिल किया होगा आप लोगों ने। तो डियर्स, अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।